प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 1 अगस्त और आज 1 अगस्त को जो भी करंट अफेयर्स के बिंदु हैं उन्हें हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत कम बिंदु हैं लेकिन बहुत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से तैयार कर ही लीजिएगा और इन बिंदुओं को प्रश्न के प्रारूप में बना लीजिएगा। यूँ कहें कि वन लाइनर में बना लीजिएगा। ठीक, जहाँ प्रश्न बनाने का प्रारूप होगा वहाँ हम बताते चलेंगे। जब आपको लगे आपको प्रश्न का नहीं समझ में आ रहा कि इससे प्रश्न कैसे अटेम्प्ट होंगे तो नीचे कमेंट्स भाग में लिख दिया करें, सर ये इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, तो हम उस पर आपको जवाब दे दिया करें या फिर अपनी लाइव क्लास में सवाल पूछ लिया करें जो भी आपके डाउट्स हुआ करें। वैसे डाउट के लिए हम संडे को क्लास जो रखते हैं शाम 7 बजे से, उसमें आप अपने सारे डाउट दे सकते हैं क्योंकि 1 घंटे क्लास होती है। आप चाहें तो जो भी डाउट्स हों उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट किए अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारी क्लास को ढेर सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत सारा आभार आपको दिल से कि आप ईमानदारी से हमारी बात सुन रहे हैं कम से कम। चलिए बिना लपेट किए पहला पिछले सेशन का जवाब दीजिए जल्दी से। कल के सवाल का जवाब था, हाल ही में हिचेम माचिची किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो हिचेम माचिची नियुक्त किए गए हैं कहाँ के? ट्यूनीशिया के। कहाँ के? ट्यूनीशिया के। ठीक, चलिए लिखिए कमेंट्स बॉक्स में ट्यूनीशिया के बारे में अच्छे से अच्छा। चलिए अब बात किसकी करने वाले हैं? नीति आयोग की। शुरू करते हैं। ये हमारा फिगर था, आइए देखते हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी-जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। वहीं री भोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। आकांक्षी जिले का मतलब आप समझ लीजिए, अपना जो फतेहपुर है ये भी एक्सेप्शनल में आता है। आकांक्षी जिला माने एक लाइन में कहें कि आपको ग्रोथ करने के लिए अभी अवसर दिए जा रहे हैं, आप बहुत पिछड़े हुए हैं, आपको मुख्य धारा में लाने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप अपने आप को सुधार लीजिए। यस, डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी से जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित की गई। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, कृषि और जल संसाधन को लेकर बनाए गए एक चार्ट से पता चला कि कौन कितनी आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आता है। ये किसने करा है? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। आपको बच्चा अच्छे से पता है नीति आयोग का कार्यकारी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये पहले जो योजना आयोग था उसका पदेन अध्यक्ष वही होता था और आज भी वही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से लें, नीति आयोग और योजना आयोग में बहुत बड़ा अंतर ये है कि योजना आयोग में कोई योजना केंद्र से चलती थी और उसे नीचे आना होता था गांव तक, और उसके बाद ये बना देते थे 5 लाख रुपया का खड़ंजा बनेगा। अब पता चला वो जो खड़ंजा बनाने की वास्तविक दशाएं हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। वहाँ पर खंजा बनाना 5 लाख में संभव ही नहीं, लेकिन पैसा यहाँ से तो 5 लाख ही आया है, बनाना किसी में पड़ेगा तो बेकार बनेगा। ठीक, हो सकता है कि बहुत छोटा खड़ंजा हो, उसमें पूरा ठेकेदारी खा जाए, तो इसलिए वो योजना सही रूप से लागू नहीं हो पाती। तो कांग्रेस की बहुत बड़ी त्रुटि थी। तो उन्होंने क्या किया? उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया कि हम गाँव से पूछेंगे, गाँव को ऊपर कर दिया और केंद्र सरकार को नीचे कर दिया। और इसे कहा कि गाँव से A नंबर अगर गाँव मान लें और B नंबर केंद्र मान लिया जाए तो A अपने गांव की योजनाएं बनाकर किसको देगा? केंद्र योजना को, जिसे आप एस्टीमेट कहते हैं, और फिर केंद्र इसको पैसा देगा कि भैया इस गांव के विकास के लिए इतना चाहिए। समझ में आ गया ना मेरी बात? चलिए इनको पहचानिए। हरिकृष्ण ने बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में हासिल किया दूसरा स्थान। भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में दूसरे स्थान पर हासिल किया है। वर्ल्ड में 26 नवंबर में काइज खिलाड़ी ने शीर्ष पर रहने वाले पोलैंड के रेस्टस्लाव बासवोजेक की तुलना में 10 अंक कम हासिल किए। इससे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर 5.5 अंक के साथ
एक्विंटस चेस 960 टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहे थे। ठीक, अगला देखिए। हम आपसे यही कहा करते हैं, यहाँ ना जाना पड़े तो बेहतर है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट द्वारा कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, इसे नियंत्रण करके इससे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया। नोट करिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आश्रय का संबंध किससे, या इनमें से आश्रय क्या है। तो आश्रय कोविड-19 से निपटने के लिए एक बेडिंग सिस्टम है, जिसमें चारों ओर से एक ही छोटे छोटे स्थानों पर बॉक्स बनाकर इसको प्रसार को रोका जा सकता है, और इसमें जो डॉक्टर्स और नर्सेज होंगे उनको भी नुकसान कम से कम पहुंचेगा। डैट के कुलपति हैं CP राम नारायण, और डीएट के का मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। यस। मोबीक्विक लॉन्चिंग पर्सनल पेमेंट लिंक्स। यस। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने एमपे.मी नामक, नोट करिएगा, आपसे पूछेगा mpe.me क्या है, तो नामक एक UPI लिंक सेवा शुरू की, जो यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। mpe.me का इस्तेमाल कर बनाया गया सिंगल लिंक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है, जो मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी काम करें, यानी आप लैपटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं। सही शब्दों का नेट बैंकिंग का काम खत्म। मोबीक्विक के CEO हैं विपिन प्रीत सिंह, और मोबीक्विक का मुख्यालय है गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। चलिए, मुस्कुराता चेहरा, और ये मुस्कुराहट ही इंसान है। इंसान अगर है तो मुस्कुराता है। क्या आपने कभी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है? अगर देखा है तो कमेंट्स में बताएं, हाँ हमारी भैंसियाँ हंसती। चलिए, इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़िए, आपको तथ्य आसानी से तैयार हो जाएंगे। इकरा ने N शिवरामन को बनाया अपना MD और CEO। क्या है, जरा देखिए। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा N शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक निश्चित किया। ध्यान रखिएगा, वह पूर्व MD और समूह के CEO नरेश ठक्कर की जगह लेंगे। यह पद 1 वर्ष यानी अगस्त 2019 में नरेश ठक्कर के कार्यकाल को समाप्त किए जाने के बाद से खाली पड़ा था, है ना। चलिए, गुस्सैल खिलाड़ी। यस। दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया, अगर देखा हो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं, ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 1999-2000 में तमिलनाडु से अपने कैरियर की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला और रणजी में मास्टर ब्लास्टर माने जाते थे। यस। चलिए, एक और मास्टर ब्लास्टर। आप ईश्वर से प्रे करिए कि आप भी कभी ऐसे ही मोदी के बगल में आपकी फ़ोटो लगे। ये कौन है मैं बताता हूँ। 2010 बैच के IAS ऑफिसर ये तो हम आपसे कह रहे थे ना, बता रहे कौन है। 2010 बैच के IAS ऑफिसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया। वह आप क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का नया निजी सचिव कौन बनाया गया, प्राइवेट सेक्रेटरी, तो बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव सतीश चंद्र शाह को। अमित शाह ने भी, और अमित शाह के कोई हैं भी नहीं। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। हार्दिक पिछले साल PM में जाने से पहले पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव रह चुके। चलिए, ये थी हमारा सेशन। अब मुख्य बिंदु आपके लिए लेकर आए, जल्दी जल्दी देखिए, बहुत मजा आने वाली है। ऊर्जा मंत्री ने 800 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं देश को समर्पित की। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 29 जुलाई 2020 को 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं देश को समर्पित की। इन परियोजनाओं का विकास सिंगापुर की सेमकार्प इंडस्ट्रीज की भारतीय इकाई सेमकार्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने किया है। समझ से चलिएगा। इसके साथ कंपनी पहली इकाई बन गई है जिसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI द्वारा आयोजित बोली में हासिल सभी परियोजनाएं समय पर पूरी कर ली। इस मौके पर डिजिटल तरीके से आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री और RK सिंह ने 800 मेगावाट क्षमता की तीनों पवन ऊर्जा परियोजनाओं को सफल तरीके से क्रियान्वित करने को लेकर कंपनी की सराहना की। अब आपको बताना है, भारत में
ध्यान से सुनिएगा, भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना किस राज्य में है? अगर पता दीजिए, पेपर में आ चुका है। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत 2.6 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन पहुंचने से बिजली मांग आने वाले दिनों में बढ़ेगी। उन्होंने क्षेत्र में सभी कंपनियों को पारदर्शिता और समान अवसर का आश्वासन दिया। इस मौके पर सेमकार्प एनर्जी इंडिया के प्रबंध निदेशक विपुल तुली ने कहा कि हमने सेकी की ओर से आयोजित 3 दौर की नीलामी में हासिल 3 परियोजनाओं को समय पर चालू कर अपना वादा पूरा कर दिया। अन्य परियोजनाएं, इसके साथ सेमकार्प की भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 1730 मेगावाट हो गई। उन्होंने कहा कि सेमकार्प ने लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 249.9 लगभग 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना और गुजरात के, देखिए आ गया जवाब आपका, गुजरात के 550 मेगावाट क्षमता की 2 परियोजनाएं लगाई हैं। एनर्जी इंडिया के प्रबंध निदेशक के अनुसार परियोजनाएं 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं, जो दिल्ली के आकार का लगभग 1.5 गुना है। कंपनी ने तूतीकोरिन परियोजना 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर पर हासिल की थी। सेकी के दूसरे दौर की नीलामी भुज में 2.65 रुपये प्रति यूनिट की दर पर 250 मेगावाट और तीसरे दौर की नीलामी में भुज में ही 2.44 रुपये यूनिट पर 300 मेगावाट क्षमता की परियोजना हासिल की और उसे समय पर क्या कर दिया, पूरा कर दिया। चलिए, तापी बिजली परियोजना एक नज़र में देखते क्या है। सेमकार्प एनर्जी इंडिया के प्रबंध निदेशक के अनुसार कंपनी तापी बिजली परियोजना NTPC की क्षमता विस्तार करने पर गौर नहीं कर रही है। फिलहाल कंपनी की तापी बिजली योजनाएं 2640 मेगावाट है। सेमकार्प एनर्जी इंडिया के प्रबंध निदेशक के अनुसार सेकी 3 पवन ऊर्जा परियोजना के तहत 300 मेगावाट की परियोजना चालू होने के साथ सेमकार्प पहली स्वतंत्र बिजली उत्पादक कंपनी बन गई है, जिसने सेकी से पहले 3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं की नीलामी में आवंटित सभी परियोजनाओं को पूरी तरह से चालू कर दिया है। सेमकार्प एनर्जी इंडिया निजी क्षेत्र की प्रमुख स्वतंत्र बिजली उत्पादक कंपनी है। ठीक, इससे क्या फ़ायदा होगा भैया? इन तीनों परियोजनाओं से 6 लाख घरों को बिजली मिलेगी, जबकि 20 लाख टन सालाना से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन में कमी आएगी। आगे होगा समझ में? यस। और लास्ट बिंदु आपको बताना है, लाभ का पद क्या है, सुनिए। भारतीय संविधान में लाभ का पद का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए किसी सरकारी पद पर नहीं रह सकता। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की आरक्षण लाभ का पद रखने की वजह से राष्ट्रपति द्वारा निरस्त कर दी गई थी। वह पद लाभ का पद कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। वह उसे हटाने या निकालने की प्रक्रिया भी सरकार द्वारा ही की जाती। किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति को वेतन व भत्ते भी प्राप्त हो। यदि कोई पद किसी के निर्णय को प्रभावित करता हो तो उसे भी लाभ का पद कहा जाएगा। समझ में आ गया? हर जगह मिलता लाभ का पद, लाभ का पद, तो ये है लाभ का पद। चलिए, आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, उम्मीद है आप अच्छे से जवाब देंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब नया क्या रखा गया है? मानव संसाधन मंत्रालय का अब नाम क्या है? कृषि मंत्रालय, वाणिज्य एवं दूत मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको बहुत मजा आई होगी। बहुत थोड़े से बिंदु थे, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए इन बिंदुओं को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपकी परीक्षा का वो हिस्सा होंगे ही होंगे। ठीक, यह था हमारा आज का टॉपिक। सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं होंगी, लाइव क्लासेस। मंडे को रक्षाबंधन है। अब हम ट्यूसडे को लाइव क्लास में आपके मिलेंगे। बाकी आपसे कंटिन्यू हम जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो, अन्य तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।